हेलो दोस्तों। देखिए प्रश्न 16 महाजनपदों का एक एक करके उल्लेख कीजिए, जिनमें से हम 8 का उल्लेख पिछले वीडियो में कर चुके हैं। सॉरी, 8 का नहीं, 7 महाजनपद का उल्लेख पिछले वीडियो में कर दिए हैं। उसका लिंक, वह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उस वीडियो का लिंक, आप वहां से देख लीजिए। आइए आज 8वां महाजनपद का उल्लेख करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो जो पार्ट 1 ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए उसको 17 मिनट के आसपास का वीडियो है वो, जिसमें 7 जनपद का उल्लेख किए हैं। आइए 8वां जनपद का उल्लेख करते हैं। देखिए 8वां जनपद क्या है? वत्स। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है अभी के इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। के निकट यमुना के तट पर बसा कौशाम्बी आधुनिक कोसम के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वत्स आधुनिक इलाहाबाद के आसपास बसे होंगे। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निरक्षु ने हस्तिनापुर की बाढ़ में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कौशाम्बी में बना ली। नाटककार भास ने अपने नाटकों के द्वारा वत्सों के एक राजा उदयन को अमर बना दिया। यह नाटक उदयन तथा अवंती की राजकुमारी वासुता के बीच प्रेम संबंध की कहानी पर आधारित है। इनमें मगध, वत्स और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्यों के बीच टकराव का उल्लेख भी मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संघर्षों में वत्स की पराजय हुई, क्योंकि बाद के ग्रंथों में वत्स को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। आइए 9वां देखते हैं। 9वां जनपद क्या है? देखिए कुरु। 9वां जनपद है कुरु। ऐसा विश्वास है कि कुरु के राजा युधिष्ठिर के परिवार से संबंध रखते थे। कुरु के जो राजा थे वो युधिष्ठिर के परिवार से संबंध रखते थे। वे दिल्ली मेरठ के आसपास स्थित थे। अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रंथों में उन्हें राज शब्दों पजीविनः अर्थात राजा की, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? राजा की पदवी रखने वालों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इससे कबीलाई वंशों की विस्तृत संरचना की ओर संकेत मिलता है। क्षेत्र में इनके संपूर्ण एकाधिकार की अनुपस्थिति के प्रमाण इसी क्षेत्र में कई राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख से भी मिलते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इशुकर में से प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना शासक था। हम कुरुओं के विषय में महाकाव्य महाभारत के द्वारा परिचित हैं। यह पांडवों तथा कौरवों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध की गाथा है। प्रेम, युद्ध, षड्यंत्र, घृणा तथा मानवीय अस्तित्व के बहुत दार्शनिक मुद्दों पर अपने उत्कृष्ट विवरणों के कारण यह महाकाव्य पीढ़ियों से भारतीय जनसाधारण को रोमांचित करता रहा है। इतिहासकार इस महाकाव्य को घटनाओं के वास्तविक विवरण के बजाय एक साहित्यिक महाकाव्य के रूप में देखते हैं। बड़े पैमाने पर युद्ध महाजनपदों के उदय के बाद ही आरंभ हुए। देखिए जब बड़ा युद्ध हुआ, ये महाजनपद जब बना तब से ही बड़ा युद्ध होना प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व के चरण में यह केवल मवेशी हॉक ले जाने तक सीमित था। महाभारत में यूनानियों का भी उल्लेख है, जो कि भारत के संपर्क में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही आए। अतः यूनानियों के साथ युद्ध की संभावना केवल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो सकती थी। संभवतः
महाभारत की कहानी दो क्षत्रिय वंशों के आपसी युद्ध की कहानी है, जो कि भाटों की गायन परंपरा का एक हिस्सा बन गई। आरंभिक ऐतिहासिक युग की शुरुआत के साथ महाजनपदों में आपस में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संपर्क बढ़ा। भाटों तथा ब्राह्मणों ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र को महाभारत की गाथा में शामिल कर लिया। इससे राजे रजवाड़े यह सोचकर गर्व का अनुभव कर सकते थे कि उनका पूर्वज महाभारत में युद्ध में लड़े थे। इस प्रकार यह महाकाव्य ब्राह्मणीय धार्मिक व्यवस्था के विस्तार का साधन बन गया। इसका प्रमाण यह तथ्य से मिलता है कि महाभारत के प्रकथन में कहा गया है कि 24,000 छंद वाला एक पूर्व मूल पाठ अभी भी सामयिक है, जबकि वर्तमान महाकाव्य में 1,00,000 छंद हैं। देखिए, दसवां जो महाजनपद है वह है पांचाल। पांचाल महाजनपद रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के कुछ भागों जैसे हो गया मोटे तौर पर बरेली, पीलीभीत, बदायूं और बुंदेलखंड, अलीगढ़ इत्यादि ये मध्य दोआब के कुछ क्षेत्र थे पर स्थित था। प्राचीन ग्रंथों में पंचालों के दो वंशों उत्तर पंचाल तथा दक्षिणी पंचाल, जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती थी, इन दोनों को कौन सी नदी पृथक करती थी? भागीरथी का उल्लेख मिलता है। उत्तरी पंचालों की राजधानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अही क्षेत्र में स्थित थी। दक्षिणी पंचालों की राजधानी कपिल्य थी। संभवतः वे कुरुओं से निकट संपर्क रखते थे। यद्यपि एक या दो पंचाल शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे पास उनके विषय में बहुत कम जानकारी है। वे भी संघ कहे जाते थे। 6वीं शताब्दी तक वे लुप्त हो चुके थे। आइए 11वां देखते हैं कौन सा महाजनपद था। 11वां देखिए मत्स्य है। मत्स्य देखिए, मत्स्य के बारे में। मत्स्य राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में स्थित थे। कौन सा क्षेत्र में? जयपुर, भरतपुर, अलवर। उनकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में विख्यात है। पांडव को जो अज्ञातवास हुआ था वो इसी स्थान पर जाके छिपा हुआ था। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त था, इसलिए महाभारत कथा में जब कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया तो वे मवेशियों को हाँक कर ले गए। स्वाभाविक है कि अस्थायी कृषि पर आधारित शक्तियों से मत्स्य मुकाबला न कर सके। मगध साम्राज्य ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक के कुछ सर्वाधिक विख्यात आदेश पत्र प्राचीन विराट बैरात में पाए गए। ठीक है, आइए 12वां देखते हैं क्या है। सुरसेन। सुरसेनों की राजधानी यमुना तट पर मथुरा में थी। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। यादव वंश कई छोटे छोटे वंशों जैसे अंधक, वृष्णि, महाभोज आदि में बटा हुआ था। इनकी राज व्यवस्था भी संघ व्यवस्था थी। महाकाव्य नायक कृष्ण इन्हीं शासक परिवारों से संबंधित हैं। मथुरा दो विख्यात प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग उत्तर पथ तथा दक्षिण पथ के बीच में स्थित था। इसका कारण यह था कि मथुरा अस्थायी कृषि वाले गंगेय मैदानों और विकर्ण जनसंख्या वाले चारागाहों जो मालवा पठार तक पहुँचते थे के आवंती क्षेत्रों के बीच स्थित था। इसलिए मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बन गया। लेकिन खंडित राजनीतिक संरचना तथा प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र के शासक ऐसे शक्तिशाली राज्य न बना सका। ठीक है, आइए 13वां देखते हैं। 13वां कौन सा महाजनपद है?
देखिए, अशक 13वां जो महाजनपद है वो अशक है। अशक महाराष्ट्र में आधुनिक पैठान के निकट गोदावरी के तट पर फैले हुए थे। पैठान को अशकों की राजधानी प्राचीन प्रतिष्ठान माना जाता है। दक्षिण पथ प्रतिष्ठान को उत्तरी शहरों से जोड़ता था। अशकों के राजाओं के स्पष्ट उल्लेख अवश्य मिलते हैं, किंतु अभी तक हमारे पास इस क्षेत्र की जानकारी काफ़ी सीमित है। देखिए, 13वां जो जनपद है अशक, इसका बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है या नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, आइए 14वां देखते हैं। अवंती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इस राज्य का मुख्य क्षेत्र मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इस राज्य में एक अन्य महत्वपूर्ण नगर महिष्मती था, जिसे अक्सर इसकी राजधानी के रूप में माना जाता है। अवंती क्षेत्र में कई छोटे बड़े कस्बों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के हरे वंश को दिया गया है। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि पर स्थित होने तथा दक्षिणी ओर होने वाला व्यापार पर नियंत्रण होने के फलस्वरूप यदुओं ने यहाँ एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना कर ली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली राजा प्रगोत अवंती का शासक था। संभवतः उसने वत्स पर विजय प्राप्त की थी। यही नहीं, अजातशत्रु भी उससे भय खाता था। अजातशत्रु जो था वो भी वत्स के राजा से भय खाता था। ठीक, इतना शक्तिशाली था। अजातशत्रु भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजा था, वो भी भय खाता था वत्स के राजा से। आइए 15वां देखते हैं क्या है। देखिए 15वां गांधार। ठीक है, गांधार के बारे में जानते हैं क्या है। गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र था। संभव है कि इसमें कश्मीर का भी कुछ भाग रहा हो। यद्यपि वैदिक युग में यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, किंतु ब्राह्मणीय और बौद्ध परंपरा के उत्तरकालीन चरणों में इसके महत्व में कमी आई। इसकी राजधानी तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शहर था, जहां सभी जनपदों के लोग शिक्षा तथा व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार पर पुकसती नामक राजा शासन कर रहा था। वह बिंबिसार का मित्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गांधार पर फारस ने विजय प्राप्त कर ली। आधुनिक तक्षशिला की खुदाई से पता चलता है कि इस स्थान पर 1000 ईसा पूर्व में ही लोग बस चुके थे और बाद के दिनों में नगरों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते गंगई घाटी के शहरों के समरूप यहाँ भी एक शहर का उदय हुआ। आइए लास्ट देखते हैं 16वां महाजनपद क्या है। कंबोज। आइए कंबोज के बारे में जानते हैं। कंबोज गांधार के निकट संभवतः आज के पुंछ क्षेत्र में स्थित था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही कंबोजों को ब्राह्मणीय ग्रंथों में असभ्य लोगों की संज्ञा दी गई थी। अर्थशास्त्र में इन्हें संघ अर्थात कृषकों, चरवाहों, व्यापारियों तथा योद्धाओं का संगठन कहा गया है। देखिए कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा हेल्पफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है इस चैनल पे। और इग्नू से भी रिलेटेड जो भी जानकारी होती है मेरे से, वो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।